Hello everyone, I am Simran Shafi. I am the part of the State Homeopathic Medical College, Aligarh. Today's topic is Kent 12 observation. तो आज हम बात करते हैं केंट के 12 ऑब्जर्वेशन पे, जो कि ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑर्गेनिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको केंट के 12 ऑब्जर्वेशन एज इट इज लिखने होंगे, और अगर आपको एज इट इज नहीं भी याद है तो अगर आप पॉइंट वाइज लिख के आ जाते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंट्स के 12 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, केंट का जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। मतलब कि जो भी हम मेडिसिन उसे किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं हो रही है, पेशेंट की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है। तो इसमें इन्फेरेंस, इसमें कि मतलब क्या हुआ, तो इसमें हमने एंटीसोरिक जैसे कि डीप रेमेडी हमने अगर प्रिस्क्राइब कर दी है पेशेंट को, हाइपोटेंसी में दे दी है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है पेशेंट में, केस इनक्योरेबल की तरफ जा रहा है, प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल होगी। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, एंटीडोट द मेडिसिन। इस केस में हमें मेडिसिन को एंटीडोट करना चाहिए। एंड रिमार्क्स क्या है, डू नॉट गिव अ डीप रेमेडी व्हेन ऑर्गेनिक डिजीज आर प्रेजेंट। इन इनक्योरेबल एंड डाउटफुल केस गिव 30 and 200 पोटेंसी। दैट इज, अगर कोई ऑर्गेनिक डिजीज है या ऑर्गेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डू नॉट गिव, हमें कोई डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं देना चाहिए, जैसे कि हाइपोटेंसी में हमें नहीं देना चाहिए। ऐसे केस में हमें 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल स्लो इम्प्रूवमेंट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि लॉन्ग एग्रावेशन मतलब एग्रावेशन ज्यादा हो रहा है बट फाइनल स्लो इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे कि हम बोलते हैं कि होम्योपैथ में एग्रावेशन अगर हो तो मेडिसिन अपना इफेक्ट कर रही है, मगर अगर एग्रावेशन ज्यादा हो रहा है तो भी अच्छी नहीं है पेशेंट के लिए। तो लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल स्लो इम्प्रूवमेंट। इन्फेरेंस, बिगिनिंग ऑफ सम वेरी मार्क्ड टिश्यू चेंजेस इन सम ऑर्गन, प्रोग्नोसिस फेवरेबल। द केस वॉज ऑन अ बॉर्डरलाइन एंड वॉज एट द वर्ज ऑफ द बिकमिंग इनक्योरेबल। ऐसे में जो केस है वो हमें बॉर्डर लाइन पे है और उस केस में केस भी अनक्योरेबल हो रहा है, उस केस में केस भी इनक्योरेबल हो रहा है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, गिव रेमेडी इन मोर देन 30 पोटेंसी। तो ऐसे केस में हमें 30 पोटेंसी से ज्यादा प्रिस्क्राइब करनी चाहिए पेशेंट को मेडिसिन। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। जैसे कि होम्योपैथिक में एग्रावेशन होना जरूरी है और इम्प्रूवमेंट के साथ हो रहा है, दैट्स मीन हमारी मेडिसिन इफेक्ट कर रही है। नाउ इन एक्यूट केस 1 hour आफ्टर रेमेडी, इन क्रॉनिक केस ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज। ओके, इन्फेरेंस, रेमेडी करेक्ट, जो कि हमने रेमेडी दी है वो करेक्ट है, इसका रिएक्शन विग्रस होगा, इम्प्रूवमेंट मार्क्ड होगा, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, प्रोग्नोसिस इसकी गुड होगी। व्हाट टू डू, नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। जैसे कि प्रोग्नोसिस अच्छी हो रही है, हाँ प्रोग्नोसिस गुड हो रही है, तो ऐसे केस में हमें रेमेडी को एक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रिमार्क्स, दिस टाइप ऑफ एक्शन इज वेरी रीअश्योरिंग। जैसे कि क्योरेबल केस हो रहा है तो इस टाइप का एक्शन इज वेरी रिक्योरेबल माना जाएगा और ऐसे केस में पेशेंट को काफी अच्छे से रिलीफ मिलेगा। ऐसे केस में हमें मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज, नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। जैसे कि एग्रावेशन नहीं हो रहा है और रिकवरी हो रही है पेशेंट की, बट ये होम्योपैथी के केस में ये ठीक नहीं है, क्योंकि होम्योपैथ में एग्रावेशन होना जरूरी है क्योरेबल डिजीज होने के लिए। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि डिजीज पैलिएट हो रही है, पैलिएशन की तरफ जा रही है। जैसे कि इसमें एग्रावेशन नहीं हो रहा है तो वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो रही है। इन्फेरेंस,
इन्फेरेंस इसकी क्या है, रेमेडी एंड पोटेंसी, एग्जैक्टली करेक्ट, नो ऑर्गेनिक डिजीज, नो टेंडेंसी टू ऑर्गेनिक डिजीज, द डिजीज इज नॉट ग्रेट डेप्थ एंड बिलोंग्स टू द फंक्शन ऑफ द नर्व्स। ऐसे में ये डिजीज पैलिएट हो जाएगी और अगर एग्रावेशन नहीं हो रहा है तो डिजीज पूरी तरह से क्योर भी नहीं होगी। इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, एक्यूट केस इसकी गुड होगी, इन क्रॉनिक केस डाउटफुल होगी। जैसे कि क्रॉनिक केस तुरंत ही वो अच्छी नहीं हो सकती है, हम सब जानते हैं क्रॉनिक केस को ठीक होने में टाइम लगता है। और एक्यूट केस में अगर एग्रावेशन नहीं हो रहा है दैट्स मीन इसकी प्रोग्नोसिस गुड होगी, पेशेंट अच्छा होगा। जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम का पेशेंट आता है, अगर हमने उसे प्रेस्क्राइब कर दिया, ठीक है, तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, वो ठीक हो जाएगा। ठीक, अगर क्रॉनिक केस आता है तो उसमें डाउटफुल होगा, डाउट बना रहेगा कि वो डिजीज पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। नाउ इस केस में हमें क्या करना चाहिए, नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रिमार्क्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर इन एक्यूट अफेक्शन, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर इन एक्यूट अफेक्शन। नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन के बाद हम फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज एमेलिडिएशन कम फर्स्ट and aggravation of later one. Now fifth observation, amelioration comes first and aggravation afterwards. That is amelioration, उससे पेशेंट को आराम पहले हो रहा है और उसका एग्रेवेशन बाद में हो रहा है। Now inference क्या है इसका, either the remedy was only a superficial remedy and could not act only as palliative, or the patient was incurable and the remedy was somewhat suitable। जैसे कि इस केस में क्या है कि या तो हमने ऐसी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी हो जिससे कि सुपरफिशियली रेमेडी बोल सकते हैं, सुपरफिशियली वो ठीक हो जा रहा है और डिजीज पैलिएट हो गई है, मतलब डिजीज बनी हुई है अंदर, तो ऐसे केस में एमेलिडिएशन तो हो जाएगा बट उसके बाद एग्रावेशन भी होगा डिजीज का। तो प्रोग्नोसिस इसकी क्या है, अनफेवरेबल होगी ऑब्वियसली। व्हाट टू डू, ऐसे केस में हमें रिटेक द केस एंड अ मोर सिमिलर मेडिसिन इज टू बी प्रिस्क्राइब। ऐसे केस में हमें दोबारा से केस टेकिंग करनी चाहिए और मोर सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। नाउ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि बहुत कम समय के लिए ही पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो इन्फिडेंस क्या है इसका, हैज द पेशेंट डन समथिंग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ द मेडिसिन, इफ नॉट द फिजिशियन में सस्पेक्ट द फॉलोइंग। जैसे कि फिजिशियन जब पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो बहुत सारी चीजें खाने के लिए या उसकी डेली जो रूटीन होती है उसमें बहुत सारी चीजें मना करता है कि ये चीजें आप मत लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथ में एंटीडोट भी हो जाती है हमारी मेडिसिन, तो फिजिशियन बोलता है अपने पेशेंट को तो आप XYZ आप इग्नोर करिएगा। ऐसे केस में अगर पेशेंट ने ऐसी कोई चीज ले ली है जिससे मेडिसिन का एक्शन एंटीडोट हो गया है तो ऐसे में उसको शॉर्ट टाइम के लिए ही रिलीफ मिलेगा। तो यही चीज बताई गई है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में। नाउ इन एक्यूट डिजीज, प्रेजेंस ऑफ हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ ऑर्गन्स which are treated by the process going on. In chronic disease, there is structural changes and the organs are destroyed or being destroyed or in a very precarious condition. जैसे कि एक्यूट डिजीज में होता है कि वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही है ऑर्गन्स की, ठीक है, तो अगर उसने एंटीडोट कर दिया है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इन क्रॉनिक केस में स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हो रहे हैं या कोई स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो उसकी बात की गई है, प्रोग्नोसिस इसकी बैड होगी। व्हाट टू डू इन एक्यूट डिजीज, मेडिसिन हैज टू रिपीटेड मच ऑफन और अ मोर सिमिलर मेडिसिन इज सिलेक्टेड। इन एक्यूट केस में हमें मेडिसिन हैज टू बी रिपीटेड मच और ऑफन मोर सिमिलर मेडिसिन इज सिलेक्टेड। ओके, हमें मोर सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करनी चाहिए। इन क्रॉनिक केसेस इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ मेडिसिन, मोर सिमिलर मेडिसिन इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड। एक चीज इस क्रॉनिक डिजीज में भी बोली गई, क्रॉनिक केस में भी बोला गया है। नाउ सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इज
full time amelioration of symptoms yet no relief to the patient। जैसे कि 7th ऑब्जर्वेशन में बात की गई है फुल टाइम एम्यूलेशन, मतलब फुल टाइम पेशेंट को आराम तो हो रहा है, एम्यूलेशन हो रहा है, बट फिर भी उस पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। इससे हम समझ सकते हैं जैसे कि एक पेशेंट आता है लीवर फाइब्रोसिस का केस लेके, तो उसकी लीवर फाइब्रोसिस, उसकी लीवर के पार्ट में जहाँ फाइब्रोसिस हुई है उसके अदर पार्ट को हम ठीक कर सकते हैं जहाँ फाइब्रोसिस नहीं है, ठीक है, पर हम पूरे लीवर को हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि अदर पार्ट में उसके फाइब्रोसिस हो गई है। तो ऐसी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते जिससे लीवर पूरी तरह से फंक्शन करने लगे। तो ये चीज इसमें बताई गई है। इन्फेरेंस, presence of latent conditions or existing organic conditions which prevent beyond a certain stage the remedy acts favorable but the patient is not cured and never he cured, the patient is palliated in this instance। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वही चीज इसमें बताई गई है। नो प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस की बैड होगी। रिमार्क्स, the patient can never be cured completely and is curable only to a certain limit. It is a suitable palliation for homeopathic remedies। इस केस में पेशेंट पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो सकता, वो क्योरेबल होगा भी तो सर्टेन लिमिट के लिए। नॉट 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन इज सम पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि उनके ऊपर सारी मेडिसिन प्रूव होती है, मतलब सारी मेडिसिन उस पर इफेक्ट होती है। ऐसे पेशेंट को हम अपनी ऑर्गेन में इडियोसिंक्रेटिक कहते हैं, या ओवर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव। इन्फेरेंस क्या है इसका? द पेशेंट इज सेड टू द इडियोसिंक्रेटिक, द ओवर सेंसिटिव पेशेंट आर ऑफन इनक्योरेबल। ऐसे केस में पेशेंट इनक्योरेबल होगा क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव है। व्हाट टू डू? गिव 13 and 200 to cure their disease। ऐसे केस में हमें 30 या 200 पोटेंसी की ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। रिमार्क्स क्या है इसका? सच ओवर सेंसिटिव पेशेंट आर ग्रेट प्रूवर्स। ये जैसे कि इसमें बताया गया है कि ओवर सेंसिटिव पेशेंट है, अगर उसमें कोई मेडिसिन को प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे वो प्रूवर साबित होंगे क्योंकि वो अपनी हर सिम्टम्स को अच्छे से डिटेल में बताएंगे। नाउ 9th ऑब्जर्वेशन इज एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर्स। ओके, इन्फेरेंस क्या है इसका? प्रूविंग ऑलवेज बेनिफिट्स द हेल्दी प्रूवर्स इफ दे आर प्रॉपरली कंडक्टेड। व्हाट टू डू? ऑब्जर्व केयरफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट टू बिकम अ प्रूवर। राइट दिस डाउन एंड सब्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द प्रूविंग। These symptoms will not very commonly appear during the proving if they not change in them। ओके, इसमें भी ये बोला गया है कि अगर हम किसी मेडिसिन को प्रूव कर रहे हैं तो अगर डिजीज के कोई सिम्टम्स है, अगर हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो अगर वो उसमें से मेडिसिन के जो सिम्टम आ रहे हैं, कोई अलग से सिम्टम आ रहा है, तो उसके जो पिछले सिम्टम्स है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें वो प्रूविंग वाले सिम्टम्स मिल जाएंगे। नॉट 10th ऑब्जर्वेशन इज न्यू सिम्टम्स appearing आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी। किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बाद नए सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको मेडिसिन गलत दे दी है, मेडिसिन रॉन्ग है। ग्रेटर द अपीयरेंस ऑफ द न्यू सिम्टम्स कमिंग आउट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, प्रोग्नोसिस की बैड होगी। व्हाट टू डू? ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केस में हमें इफ द सिम्टम्स आर ऑफ सीरियस नेचर एंटीडोट द मेडिसिन एंड सेलेक्ट अ मोर सिमिलर मेडिसिन आफ्टर टेकिंग द केस। देखिए इसमें बोला गया है कि अगर सिम्टम्स आर ऑफ सो सीरियस नेचर, जैसे कि एक तरह से अगर हो रहा है हमें स्किन रैशेस वगैरह, स्किन पे रैशेस हो रहे हैं, इरप्शन हो रहे हैं, लाइट इरप्शन हो रहे हैं, ज्यादा नहीं है, तो हम एक तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं कुछ समय के लिए। बट अगर कुछ ज्यादा ही सीरियस कंडीशन हो रही है पेशेंट की तो ना वो पेशेंट के लिए अच्छा है और ना फिजिशियन के लिए। तो ऐसे केस में हमें एक वेल सिलेक्टेड रेमेडी, सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करनी चाहिए केस चेकिंग के बाद एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। नाउ 11th ऑब्जर्वेशन इज व्हेन ओल्ड सिम्टम्स आर अबाउट टू रीअपियर।
इसे बोला गया अगर पुराने सिम्टम रीअपियर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस क्या है इसकी मेडिसिन की, करेक्ट है, आपने करेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, डिजीज क्योरेबल हो रही है, क्योर की तरफ जा रही है, सिम्टम्स आर डिसअपियरिंग इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे हियरिंग्स लॉ में, जैसे कि डिजीज प्रोड्यूस होती है जिस ऑर्डर में, वो क्योर भी होती है उसके रिवर्स ऑर्डर में। तो इसमें एक चीज बोली गई है, व्हाट टू डू, मेडिसिन मस्ट बी नॉट अलोन ऑफ इफ ओल्ड सिम्टम्स कम बैक देन रिपीटेशन ऑफ डोज इज नेसेसरी। अगर ओल्ड सिम्टम आ रहा है तो रिपीटेशन ऑफ डोज हमें करनी चाहिए। रिमार्क्स क्या है, इफ इज वेल टू से टू द पेशेंट दैट दिस इज एन इनकरेजिंग। तो पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो उनकी प्रोग्नोसिस बेटर हो रही है। नाउ 12th ऑब्जर्वेशन इज सिम्टम्स टेक द रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब सिम्टम गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं, इन्फ्लुएंस क्या होगी इसकी मेडिसिन रॉन्ग होगी, प्रोग्नोसिस इसकी बैड होगी। व्हाट टू डू, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ए सिमिलर मेडिसिन इज टू द सिलेक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोट एट वंस, अदर व्हेन स्ट्रक्चर चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस। ऐसे केस में हमें सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करनी चाहिए और एंटीडोट करनी चाहिए उस मेडिसिन को जो हमने प्रिस्क्राइब की थी। रिमार्क्स, there is a great changes in selecting a remedy on external symptoms also। तो मैं एक्सटर्नल सिम्टम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन सिलेक्ट करनी चाहिए और इसमें ये चीज बताई गई है। ये थे हमारे कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। Thank you so much. Bye bye.